आप सभी किसान भाइयों का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ई विकास प्रणाली के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे और इसमें समझेंगे कि किस तरीके से आसानी से आप जो है खाद की प्राप्ति कर पाएंगे और पारदर्शी तरीके से आपको इसमें खाद की प्राप्ति होगी। तो किन किन बातों का आपको इसमें ध्यान रखना है, चाहे वो बटाईदार सिकमी किसान हो, पट्टे वाले किसान हो या फिर कोई भी किसान हो किसी भी वर्ग का, किस तरीके से उसको खाद इसमें प्राप्त होगा और क्या इसमें प्रक्रिया पूरी रहने वाली है। स्टेप बाय स्टेप हम एक एक बात को इसमें डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ में बने रहें। इसमें हम एक एक करके सारी चीज़ों को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और इसमें सबसे पहले इसका थोड़ा सा परिचय हम देख लेते हैं कि ई विकास प्रणाली क्या है और किस तरीके से ये प्रणाली काम कर रही है। क्योंकि जैसे आपको पता है कि पूर्व में एक दो ज़िले में ही एमपी में खाद की जो प्राप्ति है वो ऑनलाइन हो रही थी टोकन के जरिए, लेकिन अब पूरी एमपी में इसको लागू कर दिया गया है और बहुत ही अच्छे तरीके से ये खाद की प्रक्रिया चल रही है और किसानों को आसानी से खाद इसमें उपलब्ध हो रहा है। तो हम आसान भाषा में समझेंगे कि किस तरीके से आप भी इसमें अपना टोकन बुक कर पाएंगे और खाद की प्राप्ति कर पाएंगे। पहले थोड़ा सा इसका परिचय हम जान लेते हैं। तो परिचय में किसान साथी मैं आपको बता दूं, जैसे कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने एवं किसानों को आवश्यक संसाधनों की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु ई विकास प्रणाली की शुरुआत की गई है। यह एक डिजिटल प्रणाली है जिसका उद्देश्य किसानों को उर्वरक प्राप्ति में होने वाली जो समस्याएं, जैसे लंबी लंबी कतारें लगती थी, कालाबाजारी इसमें होती थी, अनियमित वितरण होता था, बिचौलियों की इसमें भूमिका बहुत ज़्यादा रहती थी, तो उसको समाप्त करने के लिए इस प्रणाली की शुरुआत की गई है। और डिजिटल सशक्तिकरण इसमें है, किसानों को तकनीकी साधनों का उपयोग करने का अवसर इसमें मिल रहा है। तो इस वीडियो में हम आसान भाषा में सबसे पहले तो टोकन बुक करना सीखेंगे कि किस तरीके से आप इसमें टोकन बुक कर पाएंगे। तो चलिए हम सबसे पहले इसमें टोकन बुक करना सीख लेते हैं। तो किसान साथियों, सबसे पहले तो आपको गूगल पर, क्रोम पर आपको ई विकास प्रणाली लिख लेना है और ई विकास प्रणाली लिखकर जैसे ही आप सर्च करेंगे तो एक इस तरीके का इंटरफेस आपके मोबाइल में या लैपटॉप में जहाँ भी आप बुक करवा रहे हैं, इस तरीके का कि इंटरफेस, इस तरीके का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, जिसमें आप यहाँ पे देख पा रहे हैं साइड में यहाँ पे लिखा हुआ है कृषक ई टोकन जनरेशन और इसके नीचे येलो कलर में आप देख पा रहे हैं लॉगिन, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा और इसको क्लियर करके दिखा देता हूँ। इस जगह पर, इस हिस्से पर आपको क्लिक करना है और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे किसान साथियों आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आधार की संख्या दर्ज करें। यहाँ पे अपना आधार नंबर आपको डालना है। इस जगह पे आपको अपना आधार नंबर डालना है। यहाँ पे आप जैसे ही आधार नंबर डालोगे उसके बाद में ये छोटा सा जो बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स में आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं यहाँ स्वेच्छा से घोषणा करती हूँ, इसको पूरा पढ़ के और यहाँ पे आपको टिक करना पड़ेगा। इसके बाद में ही आप फिर यहाँ पर आधार सत्यापित करें, इस पर आप क्लिक करेंगे इस जगह पर। तो किसान साथियों आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं आधार सत्यापित करने के लिए OTP आपका जो मोबाइल नंबर है, जो पंजीकृत आधार से जो लिंक मोबाइल नंबर है, उस पर एक OTP जाएगी। उसके मोबाइल नंबर के जो 4 पीछे के अंक हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। यदि आपको पता नहीं है कि कौन सा आधार से आपका मोबाइल नंबर लिंक है तो उसके 4 अंक यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इस नंबर पर आपकी OTP जाएगी जो आधार से लिंक है। उस OTP का आप यहाँ पर सत्यापन कर सकते हैं। यहाँ पर आप OTP का सत्यापन करें और उसके बाद में OTP सत्यापित करें और फिर इसको आप आगे बढ़ा दें। तो जैसे ही आप इस प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे तो इस तरीके का एक पूरा प्रोफाइल आपके सामने ओपन हो जाएगा, जो आपके आधार में फ़ोटो है वो और पूरे आधार की डिटेल यहाँ पर आपको दिखाई देगी। इस तरीके का एक पूरा पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा और इसके बाद में आपको इस तरीके की एक प्रोफाइल दिखेगी और उसके बाद में जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है कि जो आधार से जो लिंक है मोबाइल नंबर, वो आप यहाँ पर कृपया आधार से लिंक मोबाइल नंबर सत्यापित करें। तो आप यहाँ पर मोबाइल नंबर अपना डालें, जो आधार से लिंक है मोबाइल नंबर उसकी आप यहाँ पर पुष्टि करें। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं साइड में इस जगह पर
यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि आप जो टोकन बुक कर रहे हैं और उससे जो टोकन प्राप्त होगा और जो भी ई विकास प्रणाली से संबंधित जानकारी होने वाली है उसकी जानकारी यदि आपको व्हाट्सएप पर चाहिए तो फिर आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर जैसे कि मैसेज आपके पास में जाए और आपने जहाँ भी बुक किया है उसका मैसेज आपको व्हाट्सएप पर प्राप्त हो जाए, तो उसके लिए आप यहाँ पर मोबाइल नंबर अपना दर्ज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी वही है आपका जो आधार से लिंक है, तो आप यहाँ पर हाँ कर सकते हैं। और यदि आपका व्हाट्सएप नंबर दूसरा है तो फिर आप यहाँ पर नहीं करके कृपया दूसरा व्हाट्सएप नंबर आप यहाँ पर दर्ज करें। और मैं व्हाट्सएप के लिए यहाँ पर ये बॉक्स जो बना हुआ है, मैं व्हाट्सएप के लिए व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश प्राप्त करने के लिए सहमत हूँ, इस पर आप टिक करें और उसके बाद में नंबर की पुष्टि करें, इस पर आप जो है क्लिक कर दें। और उसके बाद में ये नोट जो लिखा हुआ है, व्हाट्सएप पर संदेश प्राप्त करने के लिए आपकी योजनाओं, उर्वरक उपलब्धता एवं कूपन की जानकारी मिल जाएगी, ये यहाँ पर लिखा हुआ है नोट में। यदि आपने व्हाट्सएप नंबर अपना यहाँ पर लिख दिया है तो आपको इसके माध्यम से जानकारी प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद में जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको एक इस तरीके का ऊपर ही आपके मोबाइल में या लैपटॉप में एक इस तरीके का पेज दिखाई देगा जहाँ पर आपको लिखा होगा कि जो सहकारी समितियाँ होती हैं जिनमें आपका खाता होगा पहले से, यदि आप उसके सदस्य हैं, यदि आपके पास में पहले से खाता है और आप उसके सदस्य हैं तो फिर आप ऐस कर दीजिए। लेकिन आपको ये तभी करना है जब आपकी जो सोसाइटी है और सदस्य हैं आप और वहाँ पर खाद उपलब्ध है उस सोसाइटी में, अन्यथा किसी और सोसाइटी का आपको बुक नहीं करना है टोकन। जिस सोसाइटी में आपका खाता है और जहाँ पर खाद उपलब्ध है उसी सोसाइटी का आपको सदस्यता जिसमें है आपकी उसी का आपको बुक करना है खाद उपलब्ध है तब। नहीं तो आप यहाँ पर इसमें एस की जगह नो करेंगे। यहाँ पर पूछ रहा है कि सहकारी समिति सदस्यता, क्या आप वर्तमान में सहकारी समिति के सदस्य हैं? यदि आपके पास की जो सहकारी समिति है उसमें आप सदस्य हैं, उसमें खाद उपलब्ध है तो आप एस करें, नहीं तो यहाँ पर नो करें। और यहाँ पर जो बॉक्स बना हुआ है कि मैं घोषणा करती हूँ कि समिति का नियमित सदस्य हूँ तथा मैं समिति में ये थोड़ा सा जूम करके मैं दिखाता हूँ, डिफ़ाल्टर सदस्य नहीं हूँ, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप इस बॉक्स पर जो है क्लिक करेंगे और उसके बाद में फिर सदस्यता जमा करें। यदि आप नो, जैसे ही आपने इसमें नो किया है और यहाँ पे आप इस घोषणा वाले इस बॉक्स को आप टिक करेंगे तो फिर आप यहाँ पर सदस्यता जैसे ही जमा करेंगे तो फिर यहाँ पे आपको इस तरीके का एक पेज ओपन होगा जिसमें आपका लिखा हुआ कि आप इसके सदस्य नहीं हैं। तो फिर इस तरीके से आपकी जो जानकारी है वो यहाँ पे आपको फिल करनी पड़ेगी। सेकंड पेज आप देख पा रहे हैं कि एग्री स्टैक से आपकी जो ज़मीन की जानकारी है, आपकी भूमि की जानकारी जो है एग्री स्टैक से प्राप्त होगी, भू अभिलेख की जानकारी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि भू अभिलेख एग्री स्टैक के द्वारा आपको जानकारी प्राप्त करनी है, तो फिर आप यहाँ पर करेंगे। और यदि आप पट्टा, ट्रस्ट वाली किसी भी प्रकार की और बटाईदार इस टाइप के किसान हैं तो वो प्रक्रिया भी हम समझेंगे कि यदि ट्रस्ट वाली ज़मीन है, पट्टे वाली है, बटाई सिकमीदार किसान है तो वो कैसे टोकन बुक करेंगे। लेकिन पहले हम समझेंगे जो पर्सनल जिनकी ज़मीन है और जो भू अभिलेख से एग्री स्टैक से जिनकी जानकारी प्राप्त होनी है, पहले हम वो समझेंगे। तो इसमें आपको पहले तो यहाँ पर ये बॉक्स में जैसे कि लिखा हुआ है कि भू अभिलेख एग्री स्टैक के द्वारा, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपकी जो भी खसरे नंबर आपके फार्मर आईडी से लिंक होंगे, किसान आईडी से जो भी आपके सर्वे नंबर लिंक होंगे वो वही सर्वे नंबर यहाँ पर दिखाई देंगे, उनका ही रकबा यहाँ पर दिखाई देगा। यदि आपके मान लीजिए कि 10 सर्वे नंबर हैं और उनमें से सिर्फ 2, 3, 4, 5 जितने भी फार्मर आईडी से लिंक हैं सिर्फ उतने ही दिखाई देंगे, अन्यथा जो लिंक नहीं है फार्मर आईडी से वो यहाँ पर दिखाई नहीं देंगे, वो शो नहीं करेंगे। तो उनको पहले आप अपने पटवारी जी से मिल करके और जो आपके जो सर्वे नंबर हैं उनको आप पहले अपनी फार्मर आईडी से जुड़वा लें, जिससे आपका पूरा रकबा यहाँ पर दिखने लग जाए और एक साथ आप आसानी से खाद प्राप्त कर पाएँ। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ से इस तरीके से भू अभिलेख एग्री स्टैक के द्वारा आपको जानकारी ले लेनी है और यहाँ पे आपका पूरा का पूरा ये प्राप्त हो जाएगा ज़मीन की जानकारी। उसके बाद में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि उर्वरक उठाव हेतु जिले का चयन करें। तो यहाँ पर भोपाल हमने सेलेक्ट कर रखा है, लेकिन आपका जो भी ज़िला लगता है आप अपना ज़िला जो है यहाँ पे इसको ज़िला आप अपना ज़िला यहाँ पर डाल दें और उसके बाद में आगे की प्रक्रिया में आप जो है इसको
जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने ओपन होगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे हमने यहाँ पर ये भोपाल यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया था, और यहाँ पर खसरा बार जो फसल का विवरण दर्ज करें उसके लिए यहाँ पर जानकारी देगी। तो फसल विवरण जोड़ें, ये जैसा कि साइड में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है फसल विवरण आप जोड़ें इस जगह पर। तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, मैं आपको थोड़ा सा इसको जूम आउट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद में जैसे ही आप फसल जोड़ने के लिए करेंगे, तो क्या आप अपनी फसल समस्त खसरों पर एक ही फसल उगाना चाहते हैं? यदि आप कोई एक ही फसल लगा रहे हैं तो फिर आप उसमें हाँ करेंगे, और यदि आप अलग अलग खसरा नंबर पर अलग अलग फसलें उगाने चाह रहे हैं तो फिर आप यहाँ पर नहीं करेंगे। तो हम एक एक करके समझेंगे कि यदि आप सभी पे हाँ कर रहे हैं तो आप वो कैसे करेंगे, और यदि अलग अलग करना चाह रहे हैं तो वो आगे कैसे करेंगे। तो आप जैसे यहाँ पे हाँ या ना करके और आप यहाँ पे सबमिट करोगे तो फिर आगे कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले तो ऊपर मैं आपको एक एडिंग में समझा दूं कि भूमि क्षेत्रवार फसल का विवरण जोड़ने के उपरांत उर्वरक एवं रिटेलर का चयन, इन चीज़ों को हम कैसे करेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि क्या आप अपनी समस्त खसराओं पर जो उस जगह पर मैंने बताया था, यदि आप सबमिट करेंगे तो इस तरीके का एक पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे यदि आपने हाँ कर दिया है तो सभी खसरों पर एक ही फसल यहाँ पर आ जाएगी, वो कुल रकबा और ये सर्वे नंबर, ये सब कुछ आपका यहाँ पर दिखाई देगा। उसके बाद में अब आपको आगे क्या करना है, इस तरीके से मैंने जैसे आपको बताया था कि हम हाँ कर रहे हैं तो कैसे रहेगा, उसको यहाँ पर सबमिट कर देना। और यदि आप नहीं कर रहे हैं तो फिर यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा इस जगह पर, मैं ज़रा पेन का कलर आपको चेंज करके दिखाता हूँ। इस वाले बॉक्स में एक आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप इस वाले सर्वे नंबर पर कौन सी फसल लगाना चाह रहे हैं, जैसे कि इस पर लिखा हुआ है। ये दूसरे वाले सर्वे नंबर पर कौन सी फसल लगाना चाह रहे हैं, इस पर लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से आप अलग अलग सर्वे नंबर पर जो भी फसल लगाना चाह रहे हैं आप अलग अलग फसल का भी चयन कर सकते हैं। और यदि आप एक ही फसल लगाना चाह रहे हैं तो फिर इस तरीके से वो ऑटोमेटिक ही आपने जो फसल डाल दी है ऊपर, जैसे यहाँ पे आप चुनोगे इस जगह पर, तो यहाँ पे पहले फसल का प्रकार आप यहाँ पे चुनोगे, फिर उसके बाद में फसल यहाँ पे चुनोगे आप, और फिर बुवाई की तारीख जो भी है वो डाल करके आप चुनोगे, तो फिर सभी सर्वे नंबर पर एक ही फसल सेलेक्ट हो जाएगी। और इस तरीके से यदि आप सबमिट कर दोगे तो फिर कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने एक ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये आपने जैसे ही फसल जोड़ी उसका पूरा का पूरा NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सभी खादों का एक विश्लेषण ऑनलाइन ही, जितनी आपने ज़मीन जोड़ी है इसमें जितने सर्वे नंबर आपने जोड़े हैं उसके हिसाब से कितनी नाइट्रोजन उस फसल के लिए चाहिए, कितना पोटास उसके लिए उस फसल के लिए चाहिए, कितना फास्फोरस उस फसल के लिए चाहिए, वो सब कुछ एक कार्ड के समान इस तरीके से ये NPK का मानक इस तरीके से ये आप देख पा रहे हैं इस जगह पर, ये इस तरीके से ऑटोमेटिक ही कैलकुलेट होके आ जाएगा कि इस फसल को इतनी नाइट्रोजन की आवश्यकता है और इतने फास्फोरस, इतने पोटास की आवश्यकता है, जौन सी फसल आप इसमें चुन रहे हैं उसके हिसाब से। तो यहाँ पर सेलेक्ट होके आ जाएगा। और अब उस फसल की पूर्ति आप कैसे करना चाह रहे हैं, जैसे यूरिया से नाइट्रोजन की होगी, फास्फोरस आप DAP से, और इसमें कुछ % नाइट्रोजन भी, और पोटास के लिए जैसे MOP आप म्यूरेट ऑफ पोटास, इन तीनों जो मुख्य पोषक तत्व हैं उनकी पूर्ति आप कौन कौन से फर्टिलाइजर से यहाँ पर करना चाह रहे हैं उनका सिलेक्शन आपको करना पड़ेगा। तो पहले आप ये मात्रा देख लें कि इस फसल को, जैसे कि अनाज वाली जो फसलें हैं उनको जैसे नाइट्रोजन की आवश्यकता ज़्यादा होती है, और तिलहनी फसलें हैं इनको नाइट्रोजन की आवश्यकता कम होती है। तो उस हिसाब से ये कैलकुलेट होके आ जाएगा। और आगे फिर आप जैसे ही रिटेलर और फर्टिलाइज़र का चुनाव करेंगे तो अपने आप ही ऑटोमेटिक ही, जैसे कि यहाँ पर आप ये देख पा रहे हैं, यहाँ पर जैसे कि रकबा और सर्वे नंबर के हिसाब से नाइट्रोजन यहाँ पर देख पा रहे हैं आपसे कि 122 किलोग्राम यहाँ पर लिखा हुआ है। ये 122 किलोग्राम नाइट्रोजन चाहिए, 61 किलोग्राम फास्फोरस चाहिए, 41 किलोग्राम आपको यहाँ पर पोटाश चाहिए। तो जैसे ही आप वहाँ पर NPK या फिर
यूरिया, डीएपी कोई भी खाद ऐड करते जाएंगे, यहाँ पर ये जो सर्कल है 0 से लेकर के 122 तक ये पूरा बढ़ता जाएगा। नाइट्रोजन जितनी भी इस फसल को चाहिए, जितनी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से ये सर्कल पूरे होते जाएंगे और इस तरीके से ये पूरा बढ़ता जाएगा और जिस फसल को जितने फर्टिलाइज़र की आवश्यकता है वो इसमें कैलकुलेट होता जाएगा। बहुत आसान है। अभी आपको मैं एक फॉर्मेट में समझा रहा हूँ, लेकिन एक टोकन बुक करके भी हम समझेंगे आगे, लेकिन इसमें इस तरीके से भी आप आसानी से कर पाएंगे। मैं आपको एक एक चीज़ों को यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ कि क्या इस प्रक्रिया में होने वाला है। तो जैसे ही आप यहाँ पर ये इस तरीके का एक पूरा फॉर्मेट तैयार हो जाएगा और जैसे ही आप फर्टिलाइज़रों का चुनाव करोगे, जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर उर्वरक का प्रकार लिखा हुआ है और उर्वरक के प्रकार में यहाँ पर जैसे हमने यूरिया सेलेक्ट कर लिया, फिर उर्वरक का नाम तो यहाँ पर दोबारा से आएगा, इसमें फिर से आप यूरिया चुन दोगे और जितनी आपकी ज़मीन है उस हिसाब से और कौन सी फसल आपने चुनी है यहाँ पर अधिकतम बोरियां उसकी लिखी आ जाएंगी कि इतनी बोरियों में, जैसे 122 किलोग्राम हमको यहाँ पर नाइट्रोजन की आवश्यकता है, तो यहाँ पर 122 किलोग्राम नाइट्रोजन कितनी बोरियों में प्राप्त हो रहा है वो यहाँ पर कैलकुलेट होके आ जाएगा, अधिकतम बोरियां आ जाएंगी। अब उन बोरियों में से आपको अधिकतम इतनी लिखी आ गई कि अधिकतम जैसे 5 आ गई, तो अधिकतम 5 की 5 ही आपको चाहिए, या फिर आपको यहाँ पर कितनी बोरी चाहिए, 5 नहीं चाहिए, आपको 4 चाहिए, तो यहाँ पर आप बोरी की जो मात्रा है वो दर्ज करें। तो आपको 5 नहीं चाहिए तो 4 चाहिए, जैसे कि आप डीएपी से भी कुछ नाइट्रोजन की पूर्ति कर दोगे या फिर कोई और प्रकार से आपने नाइट्रोजन की पूर्ति कर दी है, तो फिर आप यहाँ पर जो है यदि आपको अधिकतम जो बोरियां कैलकुलेट होके आई हैं वो नहीं चाहिए तो फिर आप अपने हिसाब से यहाँ पर 2, 3, 4 जितनी भी चाहिए, लेकिन अधिकतम जो बोरियां कैलकुलेट होके आई हैं उससे ज़्यादा आप इसमें नहीं भर पाएंगे, उससे कम आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप बुक कर पाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे जोड़ें, जैसे ही आप यहाँ पे जोड़ें इस जगह पर क्लिक करोगे तो यहाँ से ये मैंने जो आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास के सर्कल बताए थे वो उधर भरना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप जो है कर पाएंगे। और फिर उसके बाद में जैसे कि अब आपको इस तरीके से आपने आपकी जो रिकमेंडेशन थी जितनी फसल की और जितनी बोरी आपको चाहिए थी आपने पूरा इसमें भर लिया। उसके बाद में फिर आपको फाइनल काम क्या करना है यहाँ पर, जैसे कि ये फॉर्मेट आप देख पा रहे हैं, जैसे डीएपी की अधिकतम 2 बोरियाँ जो चयनित बोरियाँ थी 2 बोरियाँ यहाँ पर चुन ली गई हैं। अब ये बोरियाँ आपको कहाँ से उठानी है उसके लिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, ये आपको देखना है। यहाँ पर ये ऑप्शन दिख रहा है विकास खंड, तो विकास खंड आप चुनें। जैसे ही आप यहाँ पर विकास खंड का चुनाव करेंगे, जैसे कि आपका जो भी विकास खंड लगता है वो आप चुनेंगे, उसके बाद में यहाँ पर रिटेलर चुनें। उसके लिए उस विकास खंड में ये जो जैसे डीएपी सेलेक्ट किया है तो डीएपी कौन से विकास खंड में और कौन कौन सी दुकानों पर या फिर सोसाइटी पर या फिर गोदाम पर उपलब्ध है उनके नाम यहाँ पर खुल जाएंगे। जैसे आपने विकास खंड यहाँ पर सिलेक्ट किया कोई भी और उसके बाद में रिटेलर का नाम नहीं आ रहा डीएपी के लिए, तो फिर समझ जाइए कि उस जगह पर डीएपी उपलब्ध नहीं है, उस विकास खंड में डीएपी उपलब्ध है ही नहीं है। यदि डीएपी होता तो फिर कोई भी प्राइवेट पर होता या फिर गोदाम पर कहीं भी होता तो उसका नाम यहाँ पर शो करता। यदि नाम शो नहीं कर रहा है या इसका मतलब ये है कि डीएपी उपलब्ध नहीं है, यदि है तो वो यहाँ पर दिखेगा। अब जैसे ही आपने यहाँ पर यदि आपका विकास खंड और यहाँ पर आपने रिटेलर चुना वहाँ पर है तो उस रिटेलर के पास में किस कंपनी का डीएपी है, आईपीएल का है, इफको का है, किसका है, जो भी कंपनी है उसका, यदि आप कंपनी के जो उर्वरक है उसके पास में डीएपी है तो वो कंपनी यहाँ पर आपको ऑप्शन देगा कि किस कंपनी का आपको चाहिए, उस कंपनी का आप उर्वरक यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं आप। और उसके बाद में रिटेलर की जानकारी ऑटोमेटिक यहाँ पर भरी हो जाएगी। उसके बाद में जैसे ही आप उर्वरक की कीमत यहाँ पर दिखाई देगी, आपने 2 बोरियाँ चुनी है तो 2 बोरियों की जो कीमत है और जो सरकारी जो कीमत है वो यहाँ पर दिखाई देगी, सब्सिडी काट के आगे दिखाई देगी, मैं वो भी आपको बताऊंगा। जो गवर्नमेंट सब्सिडी इस पर देती है तो वो भी यहाँ पर पूरा ब्यौरा यहाँ पर दिखाई देगा कि इतनी गवर्नमेंट सब्सिडी भर रही है और इतना आप इसमें भर रहे हैं। आगे इसमें आपको ये वाला ऑप्शन दिख रहा है सबसे लास्ट में कि ये वाला उर्वरक प्राप्ति की तारीख,
इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसमें आप उर्वरक प्राप्ति, जैसे कि आपने आज बुक कर लिया टोकन, तो 3 दिन का आपको टाइम मिलता है। इससे 3 दिन के भीतर आपको उर्वरक उठाना रहता है। तो कोई एक तारीख यहाँ पर आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो एक कैलेंडर खुल जाएगा, और उसमें आप जिस दिन से उठाना चाहते हैं उस दिन से लेकर के और उस 3 दिन तक का टाइम रहता है। तो आप अपनी व्यवस्था के हिसाब से और अपने जो पास वाला उर्वरक केंद्र या फिर जो भी आपकी प्राइवेट दुकान जहाँ से आप उठाना चाह रहे हैं वो आप सिलेक्ट कर लें, और यहाँ पर तारीख आप सिलेक्ट कर दें। और उसके बाद में आप नीचे जैसे ही आप इसको जोड़ने के बाद में सबमिट करोगे, तो फिर जैसे कि हमने ये दोनों जोड़ लिए उसके बाद में ही दिखाई देगा। अब उसके बाद में कूपन जनरेट करें, इसके लिए एक ऑप्शन दिखाई देगा 4 नंबर पर। ये 3 नंबर जो मैंने आपको समझाया वो प्रक्रिया आसान रहने वाली है। आगे भी हम एक टोकन और बुक करके आपको बताएंगे, लेकिन अभी इस वीडियो में हम जहाँ तक है आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से कैसे ये प्रणाली काम करने वाली है और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है इसमें। तो फिर यदि आपने यहाँ पर तारीख चुन ली, विकासखंड चुन लिए, उर्वरक के लिए दुकान, सब कुछ ये आपने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद में यहाँ पर ये बॉक्स जो आपको दिखाई दे रहा है, इस बॉक्स में लिखा हुआ है कि मेरे द्वारा बोई गई फसल की जानकारी के अनुसार प्रदान की गई जानकारी उर्वरक के लिए जो मात्रा है उससे मैं सहमत हूँ और पूर्णतः सहमत हूँ। मतलब जो कैलकुलेट होके आई है उर्वरक की मात्रा उससे मैं पूर्णतः सहमत हूँ। इस पर आप क्लिक करोगे और जैसे ही आप इस पर जनरेट कूपन, इस पर आप क्लिक करोगे इस जगह पर, तो कूपन आपका तुरंत ही जनरेट हो जाएगा। उसमें कूपन में आपकी सारी जानकारी रहेगी, कौन सा केंद्र है, कितनी खाद की बोरियां आपको मिलने वाली हैं, कितना रुपया आपको देना पड़ेगा, ये सारी जानकारी आपकी इसमें रहने वाली है। कुछ इस तरीके का कूपन आपका जो है टोकन जनरेट हो जाएगा। इसमें जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें जो भी जानकारी है वो पूरी इसमें भरी हुई है, और इसमें जो डेट है वो जो आपका रकबा है, गांव, ज़िला जो भी है वो सब कुछ इसमें जानकारी इसमें टोकन में है। और बाकी का इसमें आपकी जैसे कि यहाँ पर नोट लिखा हुआ है, इसमें ये भी जानकारी हम पढ़ लेते हैं कि यदि आप सहकारी समिति के सदस्य हैं तो कृपया सर्वप्रथम अपनी संबंधित सहकारी समिति से क्रय करें, उर्वरक का क्रय करें। और दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है कि किसान प्रति माह अधिकतम 50 बैग ये समस्त उर्वरक मिलाकर, आपका चाहे यूरिया का हो, डीएपी का हो या फिर पोटास के लिए एमओपी का हो, सभी खादों के उर्वरक मिला करके, चाहे एनपीके का हो, 50 बैग अधिकतम एक माह में आप इसमें प्राप्त कर सकते हैं। यदि किसी किसान द्वारा टोकन बनाने से पूर्व 50 बैग उर्वरक क्रय किया है तो उर्वरक प्रदाय नहीं किया जाएगा, या 50 बैग में से शेष मात्रा प्रदाय की जाएगी। मतलब मान लीजिए आपको 50 बैग एक महीने में मिलना है और उसमें से आपने 25 पहले ही खरीद लिए हैं, तो 25 आपको जो है बाद में मिल जाएंगे। ये इस नोट का मतलब है। तो इस तरीके से आपका एक टोकन बुक हो जाएगा। ये इसमें सारी प्रक्रिया रहने वाली है। ये मैंने इसमें सिर्फ किसान भाइयों इस बात को सम्मिलित किया है कि आप आसानी से टोकन कैसे बुक करें। अब इससे अगली वाली वीडियो में सेकंड पार्ट में, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मैं इसमें आपको सेकंड पार्ट में रखने वाला हूं कि किस तरीके से आप ट्रस्ट, पट्टा या अन्य किसान, कोई भी किसान, सिकमी बटाईदार कोई भी किसान है उसको खाद कैसे मिलेगा। क्योंकि आप बटाईदार किसान हो, सिकमी किसान हो, आपके नाम पे तो ज़मीन है नहीं है, और जो जिसके नाम पे ज़मीन है वो किसान कहीं और ही है, तो किस तरीके से आप खाद उठा सकते हैं उसकी अनुपस्थिति में, तो वो सारी प्रक्रिया को हम अगले पार्ट में समझेंगे। और यदि किसान भाइयों जानकारी आपको अच्छी लगी है तो अपने किसान भाइयों के साथ में शेयर ज़रूर करें। और इस चैनल पर कृषि से संबंधित, योजनाओं से संबंधित समय समय पर वीडियो हम डालते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और बाकी की जानकारी यदि आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने किसान भाइयों के साथ में शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद किसान साथी।